morning, students. Today we are going to talk about the cell, and we'll be talking about the cell structure and how does the cell functions. What are those cell organelles? What are the functions of each and every respective cell organelle? We'll be talking all of that in eukaryotic cell. Then we will be also comparing these eukaryotic cells with the prokaryotic cell, and as well we will be also definitely comparing the structure of the plant cell with the animal cell. So this chapter overall is going to be very interesting for all of you. आप सबको इस चैप्टर में बहुत अच्छी लर्निंग भी मिलने वाली है और आपको उसमें डायग्राम्स के थ्रू आप ये देखेंगे जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया है ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग्स देने वाला है एंड इट विल बी गोइंग टू बी अ वेरी फ्रूटफुल लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू. आई रिक्वेस्ट यू आप लोग अटेंशन पे करें, ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, सारी स्ट्रक्चर्स को, कमेंट्स को पढ़ें, रीड करें, and I am sure you are going to have a great learnings out of these slides. So wish you all the best and join the chapter which is all talking all about the cell structure and its function. In this slide students, what you see here is a definition for all of you. आप लोगों को यहाँ पर cell की definition दिखाई गई है. Can you see this? Cell is the fundamental and structural and physiological unit of living organisms. What do you mean by this? इसका क्या मतलब हुआ? यानी सेल जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल और फंडामेंटल यूनिट मानी गई है. कैसे? देखिए, कहने का मतलब है स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट का मतलब हुआ अगर हम सिंपल एक अमीबा की बात करें तो अमीबा के अंदर जो अमीबा का स्ट्रक्चर होता है फिजियोलॉजिकली बाहर से अमीबा हमें कैसा दिखाई देता है? इट्स अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. So how does this looks like? That is called as the physiological structure, structural unit and fundamental unit. अब इसका क्या मतलब हुआ कि सेल जो है एक अमीबा के अंदर जो एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है वो उसके तमाम स्ट्रक्चर्स को बनाता है, यानी उसके अंदर जो भी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं वो, और ये जो है एक फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि अमीबा के लिए वो एक सिंगल सेल ही उसके लिए सारा उसका जहान है, उसका वर्ल्ड है. दैट मीन्स इट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग इट्स एंटायर रिक्वायर्ड थिंग्स टू कीप हिम अलाइव. सो अमीबा को अलाइव रखने के लिए उसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्म है या उसका जेनेटिक मटेरियल है, जो भी कुछ पाया जा रहा है वो उसका पूरा एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट बनाता है. और कैसा दिखाई देता है अमीबा हमें माइक्रोस्कोपिक उसमें? दैट इज ऑल्सो अ फिजियोलॉजिकल यूनिट. इसी सेल है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, वो कैसी दिखाई देती हैं हमें? और उनसे बनने वाला तमाम सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन से बनने वाला एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में, ठीक है, कोई प्लांट के रूप में, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी सेल का स्ट्रक्चर क्या है और उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स क्या हैं. तो इन दिस स्लाइड व्हाट यू आर सीइंग, यहाँ आप क्या देख रहे हैं? यू आर सीइंग दैट दिस इज अ सेल स्ट्रक्चर. यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल दोनों के डायग्राम्स यहाँ पर दिखाए गए हैं. अब यहाँ पर आप अगर देखें तो केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर जो टिपिकल एनिमल सेल दिखाई गई है इसके अंदर आपको क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बोथ यहाँ पे ये जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दिखाई जा रही हैं, ये हमें बैठाना है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट बोथ ऑफ दीज दे आर यूकैरियोटिक सेल्स. प्लांट सेल्स और एनिमल सेल जो यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं दे आर यूकैरियोटिक सेल्स. और यूकैरियोटिक सेल्स की हम आगे अभी डिफरेंस पढ़ेंगे, जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस पे हम जाएंगे देन वी विल स्टडी. तो हम यहाँ पर आप देख रहे हैं यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल के अंदर एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस पाया जा रहा है, न्यूक्लियर पोर है उसके अंदर. देन दिस इज एनक्लोज बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको न्यूक्लियर एनवेलप के नाम से यहाँ पर लेबल किया गया है. तो ये जो लेबलिंग है न्यूक्लियर एनवेलप, ये किसको दर्शा रही है? इट इज मेंशनिंग अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, जिसके अंदर दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो ये न्यूक्लियस हो गया. न्यूक्लियस जो है किसी भी लिविंग सेल का, इट इज द जस्ट लाइक अ ब्रेन ऑफ द सेल, इट इज द चीफ कंट्रोलिंग ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनेल. ये थे तीन पार्ट्स. इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है. जब हम न्यूक्लियस के बारे में इंडिपेंडेंटली अभी
सेल ऑर्गेनील्स, इंडिविजुअलाइज सेल ऑर्गेनील्स के बारे में हम बात करेंगे, तो वहाँ आपको न्यूक्लियस के अंदर और क्या क्या पाया जाता है, लाइक क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, उनके बारे में भी हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। देन यू विल सी देयर आर दीज माइटोकॉन्ड्रियाज यहाँ पर आपको ये कैप्सूल शेप, इलोंगेटेड शेप बॉडीज दिखाई दे रही हैं. These are mitochondria, which are known as the powerhouse of the cell. Then you have centrioles, these are found only in the animals and in plant cells. Then there are microfilaments. You have got these ribosomes are very very important structures. They are found freely floating in the cytoplasm, as well as they are also found in on the rough endoplasmic reticulum. So you will find these ribosomes, they are adhered on the surface of the endoplasmic reticulum as well. They are called as the rough endoplasmic reticulum. Can you see these labelings, rough endoplasmic reticulum or RER? That is the RER या rough endoplasmic reticulum, ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. और why they are called rough? Because ribosomes are present on their surface. So उनकी सरफेस इस तरह से रफ दिखाई देती है. ठीक उसी प्रकार जैसे रोड के ऊपर स्पीड ब्रेकर्स बने होते हैं, तो वहां पर रोड कैसी होती है, या खड्डे होते हैं वहां पर, जहां पर रोड के ऊपर, तो वो कैसी होती है, रोड रफ होती है. तो इस तरह की सरफेस दिखाई देती है हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ देम. दूसरी तरफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER बोलते हैं जिनको हम, यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और उनकी सरफेस स्मूथ दिखाई देती है. साथ में आप और क्या देख रहे हैं इसके अलावा, देन यू हैव सीन योर गोल्गी एपरेटस इज अनदर very very important cell organelle in both plant cells and animal cells. So you can see these. Then you have got vesicles, which are storage materials. Then you have got microtubules, and then you have got the plasma membrane. So plasma membrane in animal cell is the outermost covering, whereas in case of plant cells we will see that you have got the cell wall, which is also enclosing, cell wall is an additional covering over the plasma membrane in case of plant cells. जो कि सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल जो है एनिमल सेल्स के अंदर एब्सेंट होती है, प्लांट सेल के अंदर सेलुलोज की बनी हुई एक टफ कवरिंग सेल वॉल के रूप में पाई जाती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऊपर से कवर करती है. क्लियर, समझ में आया? तो lysosomes they are another important cell organelles you can see present over here, and they are called as the suicidal bags, and they are supposed to clear all the waste material of the cell. इनका क्या रोल है, कैसे दिखाई देते हैं, we will be taking up this all details about the lysosomes when we will be talking about these lysosomes as a cell organelle individually in this chapter ahead. अब प्लांट सेल के ऊपर आते हैं हम. प्लांट सेल के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग जो होती है प्लांट सेल की, वो एक टफ सेलुलोज के यानी पॉलीकार्बोसैकेराइड की बनी हुई, कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई, स्टार्च की बनी हुई, सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल आती है. एंड इनसाइड दिस सेल वॉल देयर इज अ बिग लार्ज वैक्यूल. यू कैन सी एक बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, जो कि प्लांट की सेल को के लिए स्टोरेज ऑर्गन भी है और इसको टर्गिडिटी प्रोवाइड कराता है. टर्गिडिटी मीन सेल को फुला करके रखने में मदद करता है. प्लाज्मा नीचे अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कॉन्टिन्यूस मेम्ब्रेन जैसे आपने एनिमल सेल के अंदर देखी थी, यहाँ पर भी पाई जाती है. देन देयर आर माइक्रो बॉडीज प्रेजेंट ओवर हियर, माइटोकॉन्ड्रियाज आर देयर. देन माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा प्लांट सेल के अंदर जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है, जो कि एनिमल सेल्स के अंदर एब्सेंट होती है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है एक तरह के ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं, जो मेनली इनका रोल फोटोसिंथेसिस में होता है, यानी कि प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज क्लोरोप्लास्ट plant cells are capable of synthesizing their own food in the form of carbohydrates such as glucose or such as in the form of starch, and various other carbohydrates are also synthesized as a plant product, and this is possible because of the presence of the chloroplast as an additional cell organelle inside these plant cell.
इसके अलावा you can see there are Golgi apparatus, then you have got both smooth and rough endoplasmic reticulum. There is again presence of nucleus seen over here. Ribosomes are also there. Ribosomes यहाँ पर again you can see they are present on the endoplasmic reticulum also, where there is a rough endoplasmic reticulum, and they are found also floating inside the cytoplasmic material. Then यहाँ पर जो वैक्यूल हमने प्लांट सेल के अंदर देखा, ये काफ़ी बड़ा होता है, और जैसा अभी आप आगे इसमें जब हम इंडिविजुअलाइज सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात करेंगे, तो वैक्यूल जो है ये प्लांट सेल की अप टू 90%, 55 to 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। और अगर आप पूछेंगे एनिमल सेल्स के अंदर, तो एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल जो है इतने बड़े नहीं पाए जाते, बट यहाँ पे छोटे और संख्या में अधिक वैक्यूल्स पाए जाते हैं एनिमल सेल्स के अंदर, जबकि प्लांट सेल के अंदर 1 या 2 वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इनका साइज जो है एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाने वाले वैक्यूल्स से कहीं बड़ा होता है। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सेल जो है एक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक बेसिक, फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल यूनिट के रूप में काम करती है। होप यू अंडरस्टैंड दिस स्लाइड। यहाँ पे आपको आगे और जानकारी मिलने वाली है कि जब हम आगे अभी स्ट्रक्चरली हम सेल को और डीप में स्टडी करेंगे, इंडिविजुअलाइज सेल को स्टडी करेंगे, देन यू विल बी एबल टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट दीज सेल ऑर्गेनेल्स स्ट्रक्चर एज वेल एज देयर फंक्शंस आल्सो। सो ये चैप्टर आगे आपके लिए और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बी अटेंटिव, पे अटेंशन एंड कीप लर्निंग। Yes, students. So in this slide, what are we going to learn about? We are going to learn about the discovery of the cell, यानी सेल का इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं। कैसे सेल जो है वो आविष्कार की गई, सबसे पहले सेल को किसने खोजा, या सेल के बारे में जो इतना सारा एक तरह का हमारे लिए हमने देखा इतनी इम्पोर्टेंट बात रखती है, सेल इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो इसकी खोज सबसे पहले कैसे हुई, यानी हम यहाँ पर इस स्लाइड में थोड़ा सा वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द सेल, और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। उन साइंटिस्ट के हम एफर्ट्स के बारे में बात करेंगे, उनके नाम के बारे में हम जानकारी हासिल होगी जिन्होंने सेल को डिस्कवर करके और उनके बारे में हमारे को जानकारी प्राप्त करने में हमें मदद की। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज साइंटिस्ट over here in this slide, those who have helped us to know whatever we know till date or whatever is known to us about the cell. So first of all, in this sequence we will be naming Anton von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek जो थे ये डच साइंटिस्ट थे। इनका जन्म 1632 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1723 में हुई थी। तो ये जो डच साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो लिविंग सेल्स को बैक्टीरिया के अंदर, यूग्लिना, स्पर्म सेल्स में, एग सेल्स में और ब्लड कॉप्सिकल्स में, यानी कि WBCs, RBCs जो होती हैं ब्लड सेल्स, उनके अंदर ऑब्जर्व किया था। तो इन तमाम सेल्स को ऑब्जर्व करने का क्रेडिट जो है और उनके बारे में जानकारी देने का क्रेडिट एंटोन वॉन लीवेनहॉक को जाता है। ये उस समय की बात है जब ज़्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप्स नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने छोटे प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से स्टडी करके इन सेल्स के बारे में हमें जो भी जानकारी दी थी वो हमें प्राप्त हुई है। एंड टुडे वी नो अबाउट ऑल दीज सेल्स बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट एफर्ट्स। देन अनदर साइंटिस्ट हुज क्रेडिट इज फॉर डिस्कवरिंग द सेल एंड नेमिंग द सेल एज अ लिटिल रूम, ये थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1635 में इनका जन्म हुआ था and he died in 1703. He was an English scientist. इन्होंने सबसे पहले पेड़ की छाल में, यानी बार्क ऑफ द ट्री के अंदर उसका काटा था, और वेरी थिन स्लाइस को उनके प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो इस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क के अंदर उनको मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई दी। मधुमक्खी का छत्ते के अंदर आपने देखा होगा हेक्सागोनल सेल्स जैसी स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स इनको बोलते हैं हम। और उन्होंने इस प्रत्येक हनी कॉम लाइक हेक्सागोनल यूनिट को, स्ट्रक्चर को उन्होंने एक छोटा रूम, लिटिल रूम के नाम से जिसको बोला जाता है, और उसका नाम उन्होंने सेल रखा। तो उन्होंने ये जो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स उनको दिखाई दिए इस बार्क ऑफ द ट्री के एक थिन स्लाइस के अंदर, रॉबर्ट हक ने उनका नाम सेल बोला, और आज तक हम उसी सेल को इसी नाम से जानते चले आ रहे हैं। सेल का मतलब अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक क्या था? लिटिल रूम, एक छोटा ऐसा कमरा
जिसके अंदर तमाम संरचनाएं और पाई जाती हैं जो कि एक अपने आप में जीवित इकाई के रूप में एग्जिस्ट करती है. That means cell which is living as an individual independent unit of a living organism. ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने ये देखा. Now another scientist is Robert Brown. Robert Brown, he is a Scottish botanist और इनका जन्म 1773 में हुआ था. 1773 he was born and he passed off on 1858. And what this great gentleman did, he discovered the nucleus. तो न्यूक्लियस के बारे में खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन. ये सारे जो नाम आप जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये बेटा आपके नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ पे इनकी डिस्कवरीज जो है आपको क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, सबसे पहले सेल को किसने देखा था. तो वहां पर आपको ये स्लाइड जो है कुछ जानकारी देने वाली है. इट इज गोइंग टू बी useful for you for preparation of NEET examinations. Then Hugo von Moll, he was another scientist, gel-like substance which is present in all the living cells as प्रोटोप्लाज्म. तो प्रोटोप्लाज्म की टर्म को सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले या नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम था ह्यूगो वॉन मॉल. तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप प्रोटोप्लाज्म के बारे में आपसे पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म का सबसे पहले किसने नाम डिस्कवर किया था. सो ही वाज ह्यूगो वॉन मॉल. देन हैकेल इन 1866. इन्होंने क्या कहा, ही रिपोर्टेड न्यूक्लियस फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. इन्होंने ये बताया कि जो सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है वो बहुत सारे हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और उनको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करने का काम करता है. उस समय लोगों को इसके बारे में, जीन्स के बारे में, डीएनए के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में जानकारी हासिल नहीं थी और पर शायद उनकी ये जो इन्फॉर्मेशन थी बहुत प्रिमिटिव थी, छोटी, उतनी ज़्यादा फर्म इंफॉर्मेशन नहीं थी, डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं थी. बट येस, इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर अदर साइंटिस्ट टू वर्क अपॉन कि न्यूक्लियस जो है वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को या उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को अपने अंदर स्टोर करके रखता है और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट करने का काम करता है. सो दिस स्लाइड वाज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज प्रोवाइडिंग सम हिस्ट्री अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द सेल. यानी हमें यहाँ पर सेल का इतिहास जो है इस स्लाइड में थोड़ा सा जानने को मिलता है. तो प्लीज गो थ्रू दिस स्लाइड अगेन very very carefully. So now here we talk about the cell theory. So cell theory was given by, or it was proposed by, two German botanists and zoologists. There were two gentlemen or two scientists named as Jacob Matthias Schilden in 1804 to 1881. That was his lifespan. And another scientist named as Theodor Schwann. He was born on 1810 and he lived till 1882. Both were German and they proposed simultaneously the cell theory. And the cell theory proposed by these Schilden and Schwann, it states that all animals and plants are made up of cells. कहने का मतलब क्या हुआ, Schilden और Schwann नाम के जो दो वैज्ञानिक थे, दोनों जर्मन वैज्ञानिक थे और इन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी प्रपोज की थी. अपनी सेल थ्योरी के अंदर Schilden और Schwann ने बताया हमें कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये सब सेल्स से मिलकर, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं. कोशिकाओं का समूह जो है वो हमारे इतने बड़े प्लांट और एनिमल्स के बॉडी को ऑर्गेनाइज करता है, बनाता है. तो ये था सेल थ्योरी जो Schilden एंड Schwann ने प्रपोज की. बाद में रुडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक हुए. इन्होंने 1855 के अंदर जो Schilden एंड Schwann के द्वारा जो सेल थ्योरी प्रपोज की गई थी उसमें कुछ एड ऑन किया, उसमें और उन्होंने कुछ चीज़ ऐड करी. वो उन्होंने क्या ऐड किया, वी विल डिस्कस इन मॉडर्न सेल थ्योरी. तो मॉडर्न सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी? मॉडर्न सेल थ्योरी वाज प्रपोज बाय रुडोल्फ विर्चो. तो रुडोल्फ विर्चो ने जो मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी वो क्या कहते, देखिए रुडोल्फ विर्चो ने मॉडर्न सेल थ्योरी दी दैट स्टेट्स दैट all living organisms are composed of cells or cell products like cell secretions. यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर हैं, वो सब जो हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं? दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स. वो सेल्स या सेल के उत्पादों से, जैसे कि सेल सिक्रीशन से मिलकर के बने हुए हैं.
दूसरा उन्होंने बोला जितनी भी नई सेल्स हैं वो सारी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी कि जो पहले से पाई जाने वाली जीवित कोशिकाएं हैं उनके डिवीजन के फलस्वरूप बनती हैं, यानी कि न्यू सेल्स अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि पहले से पाए जाने वाली जीवित कोशिकाएं डिवाइड होती हैं और डिवाइड होने के बाद नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। तीसरा क्या बताया, ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन केमिकल कॉम्पोजिशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी जितनी भी सेल्स होती हैं वो रासायनिक कॉम्पोजिशन में यानी कि केमिकल कॉम्पोजिशन में और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में एक दूसरे के समान होती हैं, उनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं पाया जाता, यानी कि प्रत्येक सेल का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है और उनके अंदर होने वाले जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बोले तो एनाबॉलिक प्रोसेसेस एंड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस, ये दोनों सारी सेल्स के अंदर बेसिकली समान होते हैं। ठीक है बेटा। So here we are going to talk about the types of cells. So as you know, we have got two types of cells based on the complexity of the structural organizations. Structural organization means on the basis of the complexities. Complexities, that means how many cell organelles are present, what kind of cell organelles they do have specialized structures, and how simple is vice versa, how simple is the other cell, and what are those cell organelles which are lacking. So in these kind of things we can see one type of cell is very primitive and the other one is the type of cell which is highly advanced. So based on these kind of complexities, what are the other differences which are present between the two cells, that is one is highly advanced and one is highly primitive. So based on this we have two different types of cells. So we will be talking in this slide about the prokaryotic cells. The prokaryotic cells, they are smaller in size. सबसे छोटे साइज की सेल्स होती हैं प्रोकैरियोटिक साइज, इनका जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का इट रेंजेस बिटवीन 1 to 10 म्यू माइक्रोन। दूसरा जो फीचर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, दे लैक द ट्रू न्यूक्लियस. ट्रू न्यूक्लियस इज फाउंड एब्सेंट in prokaryotic cells. So the genetic material of the prokaryotic cell is not defined and it is not localized in nucleus as it in case of eukaryotic cell, whereas in prokaryotic cell the genetic material is defined by nucleoid. Nucleoid is not bounded by a nuclear membrane as the case is in case of eukaryotic cell. तो जैसा हम eukaryotic cell में देखेंगे आगे अभी, तो हम की जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा एनक्लोज होता है, घिरा हुआ होता है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट पाया जाता है, इट इज नॉट बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर. देन सेल कंटेन सिंगल क्रोमोसोम. सेल के अंदर जो है सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है और क्रोमोसोम्स के अंदर हिस्टोन्स जो है वो लैक करते हैं, यानी कि इनके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं जो आप देखेंगे अभी यूकैरियोटिक सेल की जब हम बात करेंगे, so there are certain positively charged histone proteins which are made up of two types of amino acid, lysine and arginine, which contributes to the positive charge to these histone proteins, on which this negatively charged chromosomes or DNA is found wrapped around on this negatively charged, these DNA molecules are wrapped around, so they form nucleome like a structure जो कि आप यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर इस तरह का कोई भी न्यूक्लियोसोम, कोई भी जो है हिस्टोन जैसा कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता जिसके चारों तरफ क्रोमोसोम्स या डीएनए जो है वो रैप्ड अराउंड हो. सो प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक न्यूक्लियोसोम्स और हिस्टोन प्रोटीन्स एंड क्रोमोसोम्स रैप्ड अराउंड ऑन इट. इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, दे आर वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स, सो दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस इज अ वन सब सेल ऑर्गेनील विच इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस. जो आप यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे हम, तब आप यू विल सी न्यूक्लियोलस इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स and it has got a very specific role also to play. We will talk about that later, but in prokaryotic cells nucleolus is found absent. Then membrane bound cell organelles such as Golgi complex, endoplasmic reticulum, vacuole, Golgi, then you have got mitochondria, you have chloroplast, centrioles, all these things are found absent. These cell organelles are not present, or membrane bound cell organelles are absent. Only
Among the cell organelles, ribosomes are the only cell organelles which are present inside the prokaryotic cells, and that's true. Ribosomes जो prokaryotic cells के अंदर पाए जाते हैं, they are 70S ribosomes. They are primitive type of ribosomes with 70S Swedberg unit or sedimentation rate. Then prokaryotic cells, they divide simply by fission or by budding. The processes you have learned about these fission is simply a cell divides into two by splitting it into two equal halves, and the nucleus is also divided into two equal halves. So that is the process called as the fission. Or budding, you have seen in the case of Hydra, where an external growth takes place, exogenous growth, and finally it sheds off, giving rise to न्यू सेल्स. सो इस तरह से सेल डिवीजन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलता है. एक यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज अ टिपिकल डायग्राम ऑफ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल, जिसमें आप देख सकते हैं द आउटर सेल एनवेलप इज मेड अप ऑफ containing the cell wall or called as a cell capsule, and below this cell wall or cell capsule you will find that there is a cell membrane which is present over there, or the plasma membrane is present over there. So you can see that plasma membrane is present, and inside that, or also on the cell membrane, there are apart from that cell membrane or plasma membrane, you will find that there is a matrix which is called as the cytoplasm of the bacterial cell, and in which the nucleoid region which is represented by the थ्रेड लाइक डीएनए स्ट्रक्चर. सो डीएनए जो है इसका न्यूक्लियोइड रीजन को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल डीएनए पाया जाता है. एंड देन यू कैन फाइंड ऑल्सो इन द मैट्रिक्स विच इज येलो कलर मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, उसके अंदर आप ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स भी देख रहे हैं, दे आर द ribosomes. So this way you can see that there are certain RNAs also formed. They can form easily RNA, and then transcription and translation both simultaneously can take place together in case of ribosome, in case of these prokaryotic cells. So prokaryotic cells, therefore we see it's a very very primitive and simple type of a cell structure. इसके कंपैरिजन में हम जब अभी यूकैरियोटिक सेल्स को देखेंगे, so then you will see how complex structures eukaryotic cells carry. Now here we are going to compare the prokaryotic cell with the eukaryotic cell. अभी जो हमने previous slide में क्या पढ़ा था, what we learned in that previous slide, we talked about the features of prokaryotic cell. How do a prokaryotic cell look like? What are the members? What are the contents of the prokaryotic cell? We talked all about that. Now we also learned that prokaryotic cell is a very primitive type of a cell. यानी कि prokaryotic cell जो है एक बहुत छोटी सी एक प्राथमिक तरह की कोशिका हमारी, जो कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ में एडवांस्ड सेल्स पाई जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? दे आर कॉल्ड एज अ यूकैरियोटिक सेल. अब यूकैरियोटिक सेल्स के क्या फीचर्स होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स का साइज जो है प्रोकैरियोटिक सेल के साइज से बड़ा होता है, यानी कि इनका साइज 5 से 100 म्यू माइक्रॉन, 5 to 100 म्यू माइक्रॉन का है. ठीक है. देन ट्रू न्यूक्लियस इज फाउंड प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि जो जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, चाहे वो प्लांट सेल्स हों या एनिमल सेल्स हों, उन सब के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. एंड द न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ nuclear matter which is bounded by a nuclear membrane. So there are two nuclear membranes. It is a double membrane structure, जिसमें outer nuclear membrane कहलाती है, और जो inner membrane होती है उसे हम inner nuclear membrane कहते हैं. तो cell contains more than one chromosome. सेल्स के अंदर एक से ज्यादा क्रोमोसोम पाए जा सकते हैं. किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर संख्या क्रोमोसोम की 2, या किसी की सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या 46 जैसे कि ह्यूमन सेल्स के अंदर पाई जाती है, या किसी के अंदर और ज्यादा क्रोमोसोम्स की संख्या भी पाई जा सकती है. सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स definitely more than 1 as compared to the number of chromosome in prokaryotic cell was only 1, whereas in eukaryotic cells the number of chromosomes can be more than 1 to any greater number also. Then दूसरा डिफरेंस क्या है?
क्रोमोसोम्स दे हैव हिस्टोन्स, यानी इसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के क्रोमोसोम्स, वो हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टोमर के चारों तरफ रैप्ड अराउंड होते हैं, यानी कि जो डीएनए मटेरियल होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और हिस्टोन जो होते हैं ये प्रोटीन्स जो कि लाइसिन और आर्गिनिन नाम के दो अमीनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं, और यही दोनों अमीनो एसिड्स इस प्रोटीन ऑक्टोमर को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कराते हैं, जिसके ऊपर जो ये डीएनए है जो कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी होता है वो रैप्ड अराउंड होता है। आप जब आगे की हायर क्लासेस में आएंगे तब आप न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर विल लर्न मोर अबाउट दैट हाउ दिस हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टोमर इज wrapping around itself the negatively charged DNA so that it looks like a beads on a string like structure, and these beads on a string like structure that gives the appearance for the chromatin material as it is seen in the electron microscope। तो न्यूक्लियोसोम जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टोमर के ऊपर रैप्ड अराउंड होता है। तो ये आगे इस स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम का हम आगे की क्लासेस में बात करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिसपे कि क्रोमोसोम्स एडहियर होते हैं या डीएनए उस पर जुड़ा होता है या लगा होता है। न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल के अलावा न्यूक्लियोलस नाम का एक डेंस गाढ़ा न्यूक्लियोप्लाज्म जैसा दिखाई देने वाला सब्सटेंस जो है वो पाया जाता है, रीजन पाया जाता है, दैट इज दिस रीजन विच इज डेंस इन नेचर इन अपीयरेंस व्हेन इट इज सीन इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस रीजन को हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है ये भी हम आगे अभी बात करेंगे। नाउ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। जो दूसरा बड़ा डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का वो क्या है? जैसा हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि मेम्ब्रेन से घिरा हुआ कोई भी सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, ये सारी चीजें नहीं पाई जाती। बट इन यूकैरियोटिक सेल्स बहुत सारे यहाँ पर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन प्रत्येक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम आगे अभी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हम यहाँ देखेंगे आगे की स्लाइड्स में कि हाउ दीज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड दे हैव गॉट द डिवीजन ऑफ लेबर, यानी प्रत्येक अपने कार्य में सकुशल होता है, एक दूसरे के वो इंटरवीन नहीं करते, ना एक दूसरे का काम कर सकते हैं, बट अपने अपने कार्य में वो पूर्ण रूप से दक्ष होते हैं और स्ट्रक्चरली भी इसी तरह से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सो ये हम इन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अभी आगे के इस चैप्टर के पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो ये डिफरेंस देखा आपने, ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के लिए, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये दो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बहुत अहम भूमिका रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों तरफ रैप्ड अराउंड होता है। दूसरा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, जिनके बीच में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं और डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। दूसरा और डिफरेंस क्या पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स में अंदर, जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमने 70S पढ़े थे, वो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं, परंतु यहाँ पर जो राइबोसोम और 80S दोनों होते हैं, यानी कि सेडिमेंटेशन रेट सिडबर्ग यूनिट जो है वो 70S और 80S दोनों राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं, एंड दे प्ले द सेम रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि they are again in eukaryotic cell also they are considered to be the factory of proteins। clear? then eukaryotic cells के अंदर सेल डिवीजन जो है वो दूसरी तरह से होता है, जैसा कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पढ़ा था कि हमने सीखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो डिवाइड करती हैं
किसके द्वारा, फिशन के द्वारा या बडिंग के द्वारा। वहीं यहाँ जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डिवीजन होता है, यानी जो नई यूकैरियोटिक सेल्स कोशिकाएं जो बनती हैं वो माइटोसिस या मियोसिस नाम के सेल डिविजन्स के द्वारा बनती हैं। माइटोसिस और मियोसिस ये दो तरह के कोशिका विभाजन के प्रोसेसेस हैं जो आप हायर क्लासेस में 11th क्लास में सेपरेटली डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में पूर्ण रूप से विस्तृत रूप में बात करने वाले हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग द mitotic and meiotic cell divisions in length as a full chapter in the next class when you will be coming, we will be meeting again. तो सेल डिवीजन यूकैरियोटिक सेल के अंदर याद रखिएगा वो माइटोसिस के द्वारा या मियोसिस के द्वारा होता है। माइटोसिस जो है वो यहाँ पर क्रोमोसोम्स की संख्या पेरेंट सेल की संख्या यानी कि डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या पेरेंट सेल्स की क्रोमोसोम संख्या के बराबर होती है, परंतु मियोसिस जो है वो वहाँ पर रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं और इसमें जो डॉटर सेल्स बनती हैं उस डिवीजन बोलते हैं, और इसमें जो डॉटर सेल्स बनती हैं उसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या पेरेंट सेल की आधी रह जाती हैं और इसीलिए इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। और ये जर्म सेल्स के अंदर होती हैं, गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान होती हैं, गैमीट्स के बनने में मदद करती हैं और गैमीटोजेनेसिस के दौरान पॉलन ग्रेन्स, दीज ऑल आर गैमीट्स। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे के चैप्टर्स में। अभी आप यहाँ पर देखिए, ये आपको डायग्राम दिखाया गया है एक यूकैरियोटिक सेल का, जिसके अंदर यहाँ पर आप तमाम सेल ऑर्गेनील्स को अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसकी, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एंडोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को यानी कि जो मैट्रिक्स होती है उसको घेरे हुए मेम्ब्रेन होती है ये, ठीक है। और प्लांट सेल के अंदर इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल भी पाई जा सकती है जो कि एनिमल सेल्स के अंदर एब्सेंट होती है। अब हम जब बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनील्स की, तो यहाँ पर आपको देखिए इस तरफ से चलिए, लाइसोसोम जो है आपको दिखाई दे रहा है। लाइसोसोम सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाने वाला ये सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहलाता है। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक सेल ऑर्गेनील है। इसके ऊपर आप सीलिया देख रहे हैं, तो सीलिया दे आर द आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल। देन यू हैव गॉट सेंट्रियोल्स जो हैं दे आर द पार्ट ऑफ द एनिमल सेल्स, दे आर द सेल ऑर्गेनील्स व्हिच आर फाउंड ओनली इन द एनिमल सेल्स, नॉट इन प्लांट सेल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। देन यू हैव दिस गोल्गी एपरेटस is also present, smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Apart from that, there is a nucleus. See, you can see over here this purple color round structure, spherical shaped structure is the nucleus which has got, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें ब्लू कलर का आपको न्यूक्लियोलस दिखाया गया है। तो पिंक कलर के स्ट्रक्चर का जो कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर है वो तो न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज न्यूक्लियोलस। सो यू कैन इजीली फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियोलस, दैट इज इट इज इंट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियोलस क्या है? इंट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोलस क्या है? इंट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड होता है या फ्लोटिंग पाया जाता है, तैरता हुआ पाया जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल को हम जेनेटिक मटेरियल या डीएनए या क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं। ये इसके बारे में आगे आप डिटेल में हम और अभी बात। दिस इज ऑल स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो एक आप यहाँ देख सकते हैं कितना विकसित और वेल डेवलप्ड डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर न्यूक्लियस जो है ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जा रहा है। इसके अलावा राइबोसोम्स तो मौजूद हैं ही। राइबोसोम जो है ये साइटोप्लाज्म में भी फ्रीली फ्लोटिंग पाए जाएंगे, के अंदर देखे जा सकते हैं, और they can be found adhered on the outer nuclear membrane as well as on the rough endoplasmic reticulum की membrane के ऊपर भी लगे हुए पाए जा सकते हैं। So this was all about the structure of the typical and complex eukaryotic cell, which is quite different in terms of the number of membrane bound cell organelles present in it as compared to the simple prokaryotic cell. तो ये था एक आपका कंपैरिजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम आगे के बारे में और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। नाउ वी विल बी टेकिंग अप इन द नेक्स्ट स्लाइड्स टू कम अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनील्स। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द
plasma membrane in the next slide, or in the next topic we are going to take up with plasma membrane, जो कि out eukaryotic cells के अंदर except plant cells जहाँ पर cell wall जो है is an additional outermost covering found in the plant cells, and it is made up of cellulose, or it is made up of polysaccharide carbohydrates. So let us go to plasma membrane.